हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर से। मैंने आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर के विरचन की विधियां बता दिया है और इसके बाद एल्कोहल, फिनाल और ईथर के भौतिक गुणों के बारे में भी आप लोगों को बता दिया हूं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्कोहल और फिनाल, ईथर इसमें शामिल नहीं होगा, एल्कोहल और फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा। एल्कोहल, फिनाल किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं अलग होती हैं, तो ईथर्स की रासायनिक अभिक्रियाएं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एल्कोहल एवं फिनाल के रासायनिक गुणों के बारे में बताऊंगा और उसमें भी केवल एक ही पार्ट, और अगले पार्ट में मैं शेष रासायनिक गुणों को बताऊंगा। आज की वीडियो में धातुओं के साथ अभिक्रिया और स्थिरीकरण, इसके अलावा एल्कोहल, फिनाल के एसिडिक नेचर, अम्लीय लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान, 11वीं यूनिट है एल्कोहल, फिनाल व ईथर, और आज लेक्चर नंबर 7 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं एल्कोहल, फिनाल के अम्लीय लक्षण कैसे हैं, क्यों ये अम्लीय स्वभाव प्रदर्शित करते हैं। एक एल्कोहल बना रहा हूँ मैं, CH3OH, और इस एल्कोहल में आप देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स है ना, 2 लोन पेयर्स हाइड्रोजन से यह अधिक ऋण विद्युतीय है। तो काम क्या करता है कि ये शेयरिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कहेंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दोनों सहसंयोजक बंध में भाग लिए हैं, एकल बंध बनाए हैं। तो ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की अधिक ऋण विद्युतता के कारण, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन की तरफ खींचते हैं और यह प्रोटॉन दे सकता है। और आप आसानी से या पहले से जानते हो कि जो भी केमिकल स्पीसीज प्रोटॉन देती है वह एसिड की तरह काम करती है। देखो शेयरिंग वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन अलग हुआ तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो भी केमिकल स्पीसीज ये प्रोटॉन देती है वह अम्ल की तरह काम करती है। ब्रांस्टेड अम्ल, ब्रांस्टेड-लारी का अम्ल क्षार सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन देने वाली स्पीसीज अम्ल हैं। अब देखो फिनाल के ऊपर हम आपको बता दें, फिनाल की चर्चा करते हैं। देखो फिनाल इस तरह से है ना, यहाँ भी देखो लोन पेयर्स तो हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 2-2, और यहाँ भी जब ये पोर्शन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ भी प्रोटॉन मुक्त होता है। ध्यान से देखो, ओ इसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे और नेगेटिव चार्ज, और H पॉजिटिव आयन के रूप में, प्रोटॉन के रूप में अलग हो रहा है। तो यह भी अम्ल की तरह कार्य करता है। अब प्रश्न ये है कि फिनाल ज़्यादा अम्लीय है कि एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है, तो इसको भी मैं बताऊंगा और वाटर के साथ इनकी तुलना कराऊंगा कि जल की अपेक्षा ये प्रबल अम्लीय हैं कि कम अम्लीय हैं। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। देखो H2O को भी यहीं बना दे रहा हूँ मैं, देख लो H2O भी यहाँ बना दिया। H2O में भी आप देखोगे कि 2 लोन पेयर्स H2O पे भी हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन पे, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स हैं। और यहाँ भी अगर हाइड्रोजन को अलग होना हुआ तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर जाएंगे, और यह H+ के रूप में अलग होगा। और यह देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज माइनस के रूप में। तो तीनों ही स्पीसीज, वाटर, एल्कोहल और फिनाल, तीनों ही हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं। और जब तीनों ही हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहे हैं तो इसका मतलब तीनों में ही अम्लीय लक्षण है। तो एक बात बता दूं मैं यहाँ आपको, जो अभिक्रियाएं OH बंध के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो आबंध है इसके टूटने के कारण होती हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे भाग 1 में। और जो अभिक्रियाएं यहाँ से OH बंध के टूटने पर संपन्न होती हैं, यह मेथिल एल्कोहल है, जो कार्बन और ऑक्सीजन बंध, फिर से यहाँ बंध दिखा दे रहा हूँ मेथिल एल्कोहल में क्या व्यवस्था है। ये 3 हाइड्रोजन हो गए OH,
तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बॉन्डिंग है। तो जो अभिक्रियाएं यहाँ से इस बंध के टूटने के कारण होती हैं उनको हम अलग पार्ट में आपको बताएंगे। यहाँ इस पार्ट में मैं आपको वो अभिक्रियाएं दिखाने वाला हूँ जो यहाँ O और H बंध के टूटने के कारण होती हैं, और ख़ास तौर से ये भी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनके प्रोटॉन मुक्त करने के कारण जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में धातुओं के साथ अभिक्रिया और एस्टरीकरण, इन दो अभिक्रियाओं को बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं एल्कोहल और फिनाल के अम्लीय लक्षणों के बारे में कुछ लिख दे रहा हूं। देखो आप, एल्कोहल की अम्लता, ध्रुवीय OH आबंध की उपस्थिति के कारण एल्कोहल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एल्कोहल का एसिडिक नेचर क्यों होता है? ध्रुवीय OH बंध की उपस्थिति के कारण। और इलेक्ट्रॉन दाता समूह इनकी अम्लता को कम करते हैं। अगर OH बंध के साथ एल्कोहल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हों, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे हैं, ऐसे समूह जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएं, तो एल्कोहल की अम्लता कम होती जाएगी। जैसे देखो आप, एल्कोहल बना रहा हूं यहाँ, एक एल्किल समूह के साथ एक एल्कोहल है RCH2OH। यहाँ एल्किल समूह क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ाता है। यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। जितने भी एल्किल समूह होते हैं, एल्किल समूह, वो इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, और अगले एटम पर जिनसे जुड़े होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा देते हैं। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा आगे की तरफ, जिससे इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगा। और इसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर इसकी पकड़ कम होगी ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन के रूप में रिलीज नहीं होगा, तब इसका अम्लीय सामर्थ्य घटेगा। देखो दूसरा अल्कोहल बना रहा हूँ, यह 1 डिग्री अल्कोहल है। चूंकि 1 डिग्री कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है तो इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल। यह 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यहाँ से हाइड्रोजन एक हटाएंगे, एक एल्किल समूह लगाएंगे इसके ऊपर, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। देखो जैसे R, इसके बाद CH, और एक और R जोड़ दिए यहाँ पे OH। देखो दो दो एल्किल समूह हो गए जो इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ पुश कर रहे हैं, और यह प्रभाव इस ऑक्सीजन तक पहुंचेगा और इसका अम्लीय सामर्थ्य और कम होगा। यह 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी तरह 3 डिग्री अल्कोहल देखो आप, C के साथ 3 RR समूह लगे हैं, 3 एल्किल समूह कार्बन के साथ जुड़े हैं, और तीनों ही समूह क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहे हैं OH। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है। यह 3 डिग्री अल्कोहल हुआ, क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इस कार्बन से OH समूह जुड़ा है ना, तो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हैं, तो यह तृतीय कार्बन कहलाएगा, और यह 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अब देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य जितना है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी अपेक्षा इसकी अम्लीय सामर्थ्य कम होगी। तो यहाँ अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है, इसकी अम्लता ज़्यादा है 1 डिग्री अल्कोहल की, इससे कम 2 डिग्री की, और इससे कम 3 डिग्री अल्कोहल की एसिटिक कैरेक्टर, एसिडिक कैपेसिटी होती है। अब इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पे फिनाल्स के अम्लता की। तो फिनाल की अम्लता के लिए भी लिखता हूँ। चलो बच्चों अगले पॉइंट पे आ गए हैं हम, फिनाल की अम्लता। और फिनालों की अम्लता 2 कारणों से होती है, दोनों कारण हमने लिखे हुए हैं। देखो आप, फिनालों में OH समूह sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ एल्कोहलों की जब बात की जाती है तो यह कार्बन sp3 संकरित है। कार्बन का संकरण कैसे पहचानते हैं? कार्बन के हुक्म में हमने पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उस समय इनका संकरण sp3 होता है। यहाँ दोनों sp3 संकरण। जिन कार्बन परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड होता है उनका संकरण sp2 होता है, और जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है उनके ऊपर संकरण sp होता है। तो यहाँ देखो एल्कोहलों में sp3 संकरण होता है। sp3 संकरित कक्षक sp2 संकरित कक्षक की अपेक्षा कम ऋण विद्युतीय होते हैं।
क्योंकि sp2 संकरित कक्षकों में s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के अधिक पास होते हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा होती है। तो कुल मिला के आप जानो कि फिनालों में OH समूह sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जो sp3 संकरित कार्बन की अपेक्षा अधिक ऋण विद्युतीय है और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है, जिससे OH बंध की ध्रुवता बढ़ती है, जो फिनाल को अधिक अम्लीय बनाता है। यहाँ समझा रहा हूँ, आप समझो। यह बेंजीन रिंग हो गई जो फिनाल में होती है, OH समूह यहाँ लगा है। अब देखो आप क्या होता है, यहाँ जो कार्बन है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यह कार्बन अधिक ऋण विद्युतीय है इस कार्बन की अपेक्षा, और ज़्यादा ऋण विद्युतीय है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन घनत्व को ऑक्सीजन से, इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व की कमी होती है। तो यह बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड और पोलर हो जाता है, और जैसे जैसे बॉन्ड पोलर होगा इसके अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होगी। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यहाँ देखो, यह बेंजीन समूह OH के साथ लगा हुआ है, इसको फेनिल समूह बोलते हैं, और यह फेनिल समूह कैरेक्टर में इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की और कमी होती है इलेक्ट्रॉन घनत्व की, जिसके कारण यह बॉन्ड और अधिक पोलर होता है और फिनाल की अम्लीयता और बढ़ती है। तो दूसरा कारण यहाँ से देखो, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करता है तथा फिनालों को अधिक अम्लीय बनाता है। तो ये कुल दो कारण रहे जिसके कारण फिनाल और अधिक अम्लीय होते जाते हैं। तो यहाँ तो स्पष्ट है कि एल्कोहल की अपेक्षा फिनाल अधिक अम्लीय होंगे, बहुत ज़्यादा अम्लीय होंगे। तो फिनाल की अम्लीयता यहाँ हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिनॉक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा अस्थायी होता है। इस कारण से देखो, अगर इसका आयनन होगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, इसके आयनन के पश्चात H+ अलग होगा और प्लस फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे आयन हम दिखा दे रहे हैं O-, इसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर्स स्थित हैं, ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज। और ये जो बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को OH बॉन्ड टूटा है, अपनी तरफ ले लिया इसने। तो यह हो गया फिनॉक्साइड आयन। और जब यहाँ फिनॉक्साइड आयन बना है तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा, प्लेस थोड़ा सा कम है, आसानी से समझे आप। यह नेगेटिव चार्ज इन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। देखो आप, यहाँ पे लोन पेयर्स स्थित हैं और यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जब ऐसी स्पीसीज होती है, पहले भी हमने चर्चा किया हुआ है, बताया हुआ है कि ऐसी स्पीसीज जब आ जाती है तो अनुनाद की संभावना होती है, और अनुनाद होगा जिस स्पीसीज में, वह और ज़्यादा अस्थायी होती जाएगी। तो देखो, यह डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पर मूव करेंगे। ये लोन पेयर्स यहाँ आया, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर अब दो लोन पेयर बच रहे हैं। और यहाँ जो पाई बॉन्ड था, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, बाकी के ये दो बॉन्ड इसी तरह हैं। आगे भी यह अनुनाद होगा। देखो, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर पे आएंगे, कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। इस सेंटर पे पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, नेगेटिव चार्ज आ गया, यह बॉन्ड क्रिएट हो गया, यह डबल बॉन्ड O है। यह अनुनाद और आगे भी बढ़ेगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये नया बॉन्ड बन गया, इस सेंटर पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डिसलोकेट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इस डिसलोकेशन के कारण ये क्या, संरचना अधिक अस्थायी हो रही है। तो इस कारण भी फिनालों में इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होने के कारण OH बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, हाइड्रोजन आसानी से रिलीज होता है, और इनकी अम्लता बढ़ती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में बता दे रहा हूँ इस प्लेस में। देखो, ये एल्कोहल है ना, जैसे जैसे R समूह बढ़ रहे हैं तो इनकी अम्लता घट रही है। तो एल्कोहल जल की अपेक्षा
कम अम्लीय होते हैं, जल इनसे ज़्यादा अम्लीय होता है। आपके दिमाग में यह भी प्रश्न आ सकता है कि जल अम्लीय होता है, कैसे अम्लीय हो सकता है, पीएच तो इसका 7 होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ आप ब्रांस्टेट-लारी के अम्ल और क्षार के अम्ल क्षार सिद्धांत को याद कीजिए। ब्रांस्टेट-लारी का अम्ल क्षार सिद्धांत यही है कि जो भी स्पीसीज हाइड्रोजन आयन देगी वह अम्ल कहलाएगी। जल भी हाइड्रोजन आयन देती है, एल्कोहल भी हाइड्रोजन आयन देता है, फिनॉल भी हाइड्रोजन आयन। तो इस कारण इनके अम्लता की तुलना करते हैं हम। देखो एल्कोहल कम अम्लीय होते हैं, यहाँ इस बॉक्स में मैं बना दे रहा हूँ। एल्कोहल जो है, एल्कोहल कम अम्लीय हैं, इनसे ज़्यादा अम्लीय तो जल होते हैं, ठीक ना। जल इनसे ज़्यादा अम्लीय होता है और इन सबसे ज़्यादा फिनॉल अम्लीय होता है, ठीक है। तो ये क्रम है। एक बात यहाँ पे और बता दूं, अगर इन पोजीशन पे आर्थो पैरा स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगा हो, जैसे नाइट्रो समूह लगा दिया जाए, तो यह और भी ज़्यादा अम्लीय हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का डिसलोकेशन और बढ़ जाता है रिंग की तरफ, रिंग से बाहर की तरफ इधर, तो ऑक्सीजन से दूर और इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ जाए तो वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इन दो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बता दे रहा हूं कि एल्कोहल और फिनॉल धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, और एस्टरीकरण की क्रिया क्या होती है। एल्कोहल फिनॉल एस्टरीकरण अभिक्रिया करते कैसे हैं, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लो। एल्कोहल फिनॉल के रासायनिक गुण में तीसरा पॉइंट है धातुओं के साथ क्रिया। एल्कोहल सक्रिय धातु जैसे सोडियम से क्रिया करके संगत सोडियम एल्कोक्साइड तथा फिनॉल संगत सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, तथा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ, तो H2 गैस मुक्त होती है। अगर सक्रिय धातु सोडियम की बजाय पोटेशियम लिया तो फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड बनेगा, और फिनॉल अभिक्रिया करेगा तो पोटेशियम फिनॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब क्रिया दिखा रहा हूँ, देखो आप एक एल्कोहल ले रहे हैं हम, CH3 CH2OH, एथिल एल्कोहल है, और सोडियम के साथ इसकी अभिक्रिया करानी है। सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3 CH2ONA, यह क्या हो गया आपका, देखो सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ पे संगत शब्द लगाया हुआ है हमने। संगत का भी मतलब यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। यह सोडियम एल्कोक्साइड हो गया। अगर मान लो यहाँ एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल लिया होता तो फिर CH3ONA बना होता, सोडियम एथॉक्साइड, और यह सोडियम एथॉक्साइड है। तो संगत का मतलब होता है कि जैसा एल्किल चेन है वैसा ही यहाँ पे एल्कोक्साइड मिलेगा, उसी को संगत एल्कोक्साइड कहेंगे। तो एल्कोहल में जैसा एल्किल चेन रहेगा वैसा ही यहाँ पे एल्कोक्साइड प्राप्त होगा। अब देखो फिनॉल के साथ अभिक्रिया दिखा दे रहा हूँ मैं, इस रिएक्शन को पूरी कर देता हूँ। प्लस हाफ H2, या तो रिएक्शन को अगर ऐसे पूरा करना चाहो, बैलेंस करना चाहो, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ H2 दिखा दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आपको पहले से जानकारी होगी कि जल के साथ क्रिया करके भी सोडियम पोटेशियम जैसी सक्रिय धातुएं हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिलीज होता हुआ देख लिए आप। फिनॉल के साथ भी इस रिएक्शन को मैं दिखा रहा हूँ। देखो फिनॉल को हम इस तरह से भी तो लिखते हैं, C6H5OH प्लस फिर से 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, 2Na, और यहाँ पे 2C6H5ONA प्लस H2। तो यह हो गया सोडियम फिनॉक्साइड, यह सोडियम एल्कोक्साइड, और यह सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, और यह सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। तो धातुओं के साथ, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया तो हमने दिखा दिया। अब एस्टरीकरण की बारी है, तो एस्टरीकरण भी हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ देखो आप, चौथा पॉइंट देखो, एस्टरीकरण, इसे एस्टरीफिकेशन कहते हैं। एल्कोहल तथा फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों, अम्ल एनहाइड्राइडों तथा अम्ल क्लोराइडों के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इसे
एस्टरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इन तीनों से परिचित हो आप। कार्बोक्सिलिक अम्लों को तो आप जान रहे हो, कार्बोक्सिलिक अम्लों को जान रहे हो। अम्ल एनहाइड्राइडों को अगर जान रहे हैं तो ठीक, नहीं जान रहे हैं तो बताऊंगा। अम्ल क्लोराइडों को जान रहे हैं तो ठीक, नहीं तो यहीं बता दे रहा हूँ। देखो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल भी देख लो, इनको वसीय अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। अम्ल एनहाइड्राइड यहाँ बना दे रहा हूँ, देखो आप CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है, फिर इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, इसे कहते हैं अम्ल एनहाइड्राइड। और अम्ल क्लोराइड बना दे रहा हूँ, देखो आप CH3 COCl, यहाँ से OH समूह हटा के Cl समूह लग जाएगा तो एसिड क्लोराइड हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, ये तीनों हो गए। इनके साथ हम एल्कोहल की अभिक्रिया करा के एस्टर बना के दिखाएंगे और इन्हीं के साथ फिनालों की अभिक्रिया करा के एस्टर बना के दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद आगे हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलो बच्चों, आप लोगों को मैं एस्टरीकरण के अंतर्गत एस्टर बनना दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम ले लेते हैं एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3OH, मेथिल एल्कोहल लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है। यह हो गया एल्कोहल और यह हो गया एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना आप। जब भी एल्कोहल और एसिड एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर बनता है। एसिडिक माध्यम करना होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स मिलानी होती हैं, तो अम्लीय माध्यम में यह अभिक्रिया होगी। बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो एस्टर बन गया यहाँ पर। और इसके साथ H2O यहाँ बच रहा है प्लस H2O। यहाँ एस्टर का बनना मैं एसिड क्लोराइड के साथ भी दिखा रहा हूँ। देखो आप, अगर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया CH3OH प्लस CH3COCl, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया करा दे रहे हैं। पिरिडीन माध्यम में करानी होती है क्योंकि यहाँ पे HCl बनेगा और HCl को पिरिडीन न्यूट्रलाइज करता है, तो पिरिडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। फिर यहाँ पे एस्टर का निर्माण होगा, CH3CO CH3 प्लस HCl, तो एस्टर यहाँ भी बना एल्कोहल और एसिड क्लोराइड के साथ। इसी तरह एल्कोहल और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो फिर से हमको एस्टर प्राप्त होगा। देखो C2H5OH, अब की एथिल एल्कोहल ले रहा हूँ, एथिल एल्कोहल है और यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं CH3CO ट्वाइस O। यह एसिड एनहाइड्राइड है। कैसे है, देखो एसिड एनहाइड्राइड में दो CH3 समूह होते हैं ना, CH3 और इन्हीं के साथ देखो CO और ये ऑक्सीजन, तो यह एसिड एनहाइड्राइड है जिसमें CH3CO दो बार है, तो CH3CO 2 टाइम्स और ऑक्सीजन। तो जब एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो फिर से एस्टर बनता है और यहाँ भी हमको एसिडिक मीडियम लेना होता है, यानी कंसंट्रेट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स। इसके बाद C2H5C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना और यहाँ एस्टर बन गया। फिनाल के साथ अब क्रिया दिखा रहा हूँ। फिनाल के साथ भी देखो, अगर फिनाल के साथ अब क्रिया कराते हैं C6H5OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड की अब क्रिया करा रहे हैं CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, यह फिनाल हो गया। एसिड माध्यम में यह रिएक्शन होगी, एसिड माध्यम में अब क्रिया कराएंगे C6H5C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H2O, तो
तो फिनाल के साथ अभिक्रिया पर भी यहाँ एस्टर बन रहा है। यही फिनाल के साथ हम एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से एस्टर बनेगा, और एसिड एनहाइड्राइड की अभिक्रिया भी फिनाल के साथ कराएंगे तो एस्टर बनेगा। तो इस तरह से ये दो अभिक्रियाएं जिनमें आपने धातुओं के साथ अभिक्रिया देखी अल्कोहल और फिनाल की, और इसके बाद एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, खास तौर से एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला करके जो एस्टर तैयार हो रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ये रहा पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को OH बंद की जो पोलरिटी है उसके कारण जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको दिखाया है। और अगली पार्ट 2 वाली वीडियो में मैं आप लोगों को CO बॉन्ड, एल्कोहल में जो कार्बन ऑक्सीजन बंद है तो उसके टूटने के कारण जो अभिक्रियाएं होंगी उनको दिखाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।